गेमिंग की दुनिया में कुछ टाइटल्स ना सिर्फ गेम्स नहीं होते, वो एक पूरा का पूरा दौर बदल देते हैं। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4 बिल्कुल वैसा ही एक गेम है। पर आज हम इसके गेम प्ले की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे पर्दे के पीछे की वो कहानी जो जबरदस्त मुश्किलों, बहुत बड़े रिस्क और एक अंतहीन दबाव से भरी हुई थी। बात है साल 2007 की। रॉकस्टार गेम्स ने एक ऐसा दांव खेला था जो या तो उन्हें हमेशा के लिए तबाह कर सकता था या फिर गेमिंग इंडस्ट्री का बादशाह बना सकता था। उन्होंने अपना सब कुछ, सच में सब कुछ, एक ही प्रोजेक्ट पर लगा दिया था। उनका अब तक का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल गेम रिलीज होने में सिर्फ कुछ ही महीने बाकी थे। पूरी इंडस्ट्री की नजरें उन्हीं पर टिकी थीं। इंतजार जोरों पर था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। रिलीज डेट के इतने करीब आकर रॉकस्टार ने अचानक ऐलान किया कि गेम 6 महीने के लिए टल रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या गलत हो गया था? स्टूडियो के अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें उस एक फैसले को समझना होगा जिसने GTA 4 की नींव रखी, और वो फैसला था अपने ही शानदार अतीत को पूरी तरह से मिटाकर बिल्कुल जीरो से एक नई शुरुआत करना। देखिए, GTA सैन एंड्रियास की जबरदस्त कामयाबी के बाद रॉकस्टार एक नए जमाने में दाखिल हो रहा था। ये प्लेस्टेशन 3 और Xbox 360 का HD जमाना था। और इस नई जेनरेशन के लिए उन्हें सिर्फ एक थोड़ा बेहतर गेम नहीं चाहिए था। नहीं, उन्हें एक क्रांति की जरूरत थी। सैन एंड्रियास तक के जितने भी GTA गेम्स थे, वो सब रेंडरवेयर नाम के एक इंजन पर बने थे। अब PS2 के लिए तो ये इंजन बहुत अच्छा था, पर उसका स्टाइल थोड़ा कार्टूनी सा था। ये HD जमाने की असलियत वाली फील नहीं दे सकता था। तो रॉकस्टार ने अपना सबसे बड़ा जुआ खेला। उन्होंने रेज यानी रॉकस्टार एडवांस्ड गेम इंजन बनाया। एक ऐसा इंजन जो बिल्कुल नया था और जिसे पहले कभी टेस्ट नहीं किया गया था। अब सोचिए, एक एकदम नया इंजन बनाना कितना बड़ा रिस्क होगा। तो इस रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने एक जानी पहचानी दुनिया चुनी, लिबर्टी सिटी। ये वही शहर है जो न्यूयॉर्क पर आधारित है और GTA 3 में भी था। लेकिन एक नया इंजन बनाना तो बस मुश्किलों की शुरुआत थी। रॉकस्टार असलियत के इतने पीछे भाग रहा था कि उन्होंने एक और नई टेक्नोलॉजी को शामिल कर लिया, और इस एक चीज ने डेवलपमेंट की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। इस टेक्नोलॉजी का नाम था यूफोरिया। ये एक कमाल का फिजिक्स इंजन था जो कैरेक्टर्स की एक्शन और रिएक्शन को रियल टाइम में बनाता था। मतलब गेम में हर टक्कर, हर बार गिरने का तरीका, हर रिएक्शन एकदम अनोखा होता, पहले से तय किया हुआ नहीं। रॉकस्टार के CEO सैम हाउजर इस इंजन से इतने इम्प्रेस हुए कि वो इसे सिर्फ कटसीन के लिए नहीं, बल्कि सीधे गेम प्ले का हिस्सा बनाना चाहते थे। लेकिन रेज और यूफोरिया, दो बिल्कुल नए और मुश्किल सिस्टम्स को एक साथ एक बड़े ओपन वर्ल्ड में काम करवाना एक बुरे सपने जैसा बन गया। नतीजा, अनगिनत अजीबोगरीब बग्स, परफॉर्मेंस की दिक्कतें और पूरी डेवलपमेंट टीम के लिए एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द। एक तरफ टीम कोड की उलझनों से जूझ रही थी, पर तभी उनके अतीत से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने पूरे प्रोजेक्ट को ही जला देने का खतरा पैदा कर दिया। जिस वक्त टीम नए इंजन और फिजिक्स की मुश्किलों में फंसी हुई थी, ठीक उसी समय GTA सैन एंड्रियास से जुड़ा एक पुराना विवाद एक बहुत बड़े पब्लिक स्कैंडल में बदल गया। कुछ मॉडर्स ने सैन एंड्रियास की फाइलों में एक छिपा हुआ मिनी गेम ढूंढ निकाला, जिसे हॉट कॉफी के नाम से जाना गया। बस फिर क्या था, मीडिया में हंगामा मच गया, राजनीतिक बहसें शुरू हो गईं और गेम की रेटिंग बदलकर सिर्फ वयस्कों के लिए कर दी गई। कई देशों ने तो गेम को बैन ही कर दिया। रॉकस्टार को कानूनी लड़ाइयों और गेम को दोबारा रिलीज करने में बहुत पैसा और वक्त बर्बाद करना पड़ा, और इस सब ने GTA 4 के डेवलपमेंट से कीमती रिसोर्सेज खींच लिए। तो एक नया इंजन, एक कॉम्प्लेक्स फिजिक्स सिस्टम और एक पब्लिक स्कैंडल, इन सारी चुनौतियों के बीच GTA 4 धीरे धीरे अपना असली रूप ले रहा था। ये एक ऐसा सफर था जिसे डेवलपमेंट हेल कहना शायद गलत नहीं होगा। चलिए इस मुश्किल सफर को एक टाइमलाइन पर देखते हैं। 2004 में डेवलपमेंट शुरू हुआ। 2005 में रिसर्च के लिए टीमें न्यूयॉर्क भेजी गईं। 2005-2006 के दौरान हॉट कॉफी स्कैंडल ने बहुत से रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए। अक्टूबर 2007 की जो ओरिजिनल रिलीज डेट थी, वो हाथ से निकल गई, और फिर आखिरकार अप्रैल 2008 में ये गेम दुनिया के सामने आया। पता है, इस गेम की जो डार्क और सीरियस कहानी है और इसका हीरो निको बेलिक,
उसका जो संघर्ष है वो असल में डेवलपर्स की अपनी मुश्किल और थका देने वाली जर्नी का ही एक आईना था। कहते हैं कि राइटर डैन हाउजर खुद उस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उनकी फीलिंग्स ने निको के कैरेक्टर को बनाने में एक बड़ा रोल निभाया। तो इतने सालों की तकनीकी गड़बड़ियों, पब्लिक में हुए विवाद और जबरदस्त दबाव के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या ये सारी मेहनत, ये सारा संघर्ष इसके लायक था? इसका जवाब एक नंबर में छुपा है, $500 मिलियन। जी है, ये वो कमाई है जो GTA IV ने रिलीज होने के सिर्फ पहले हफ्ते में की थी। इस गेम ने बिक्री के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और गेमिंग की दुनिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4 को सिर्फ बनाया नहीं गया था, इसे हर मुश्किल से लड़कर बचाया गया था। ये उन डेवलपर्स के जुनून और हिम्मत का सबूत है जिन्होंने हर चुनौती का सामना किया और गेमिंग के इतिहास का एक सबसे यादगार टाइटल तैयार किया।